राम राम भाई सारे ने। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपका स्वागत है। और सुना दो सब कैसे। आज मौसम थोड़ा वातावरण कुछ ज़्यादा ही टाइट हो रखा है भाई। धुंध अब तो फिलहाल छट गई। बाकी सुबह जब मैं जिम गया तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, बिल्कुल आगे का भी नहीं दिख रहा था। और सब ठीक ठाक। बाकी भाई देखो पीले रंग की अल्टो भाई लेनी ने क्या सोचा होगा भाई। कलर वो पैज टू मच यूनिक यार, येलो कलर और जेड ब्लैक करा रहा है। येलो येलो नहीं, जेड ब्लैक भी करा रहा बंदा। एक चीज़ बताता हूँ भाई सब ना, आज देखो गाड़ी सब चलाते होंगे, मैं भी चलाता हूँ, अच्छे लॉन्ग टाइम से चला रहा हूँ भाई। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही बहुतों को क्या होता है कि धुंध दिखी या थोड़ा रोड अनइवन हुआ तो चारों इंडिकेटर यूज़ कर देते हैं। आज भी देखो मैं लगभग देख रहा हूँ धुंध है आज, तो लगभग सभी चारों इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। और वो भी गाड़ी चलाते हुए चल रही है गाड़ी उस टाइम पे। भाई ये चारों इंडिकेटर बने किस लिए थे कि जब हम रोड के साइड में खड़ी करें तो उस टाइम पे चारों इंडिकेटर दे दे तो किसी को पता चल जाए कि गाड़ी खड़ी है यहाँ, ठीक है। पर लोगों ने क्या किया कि इसको एज अ सिग्नल यूज़ करने लगे कि गाड़ी यहाँ की इनके अकॉर्डिंग जो लोग यूज़ करते हैं वो ये सोच के यूज़ कर रहे हैं कि वो इसलिए हैं कि चारों इंडिकेटर चलाने से ये पता चल जाए किसी को कि यहाँ गाड़ी चल रही है, दिख जाए लोगों को दूर से। पहली बात तो भाई बहुतों को वही बात है, जो तुम सोच रहे हो वो अगला थोड़ी ना सोचेगा, क्या पता अगला क्या सोच रहा हो। तो उसी अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा नहीं है। ये बने इसलिए थे कि चारों इंडिकेटर चलाओ कि रोड के साइड में गाड़ी खड़ी है भाई, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई हो या पंचर हो गया हो या फिर भाई तुम वाइपर फ्लूइड डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो गाड़ी में, या साइड में खड़े हो के भाई रेस्ट कर रहे हो लंबी गाड़ी चलाने के बाद, वो बना इसलिए था। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यूज़ मत करो भाई। हमारी सोच कुछ और होती है, औरों की सोच कुछ और होती है, तो उन्हें नहीं पता होता। इनसे ये कि चलती गाड़ी में लोग सोचते हैं कि वो गाड़ी बीच में खड़ी है और वो साइड पास करते हैं। अब आप उन्होंने भी उसी साइड कट ले लिया और आपने भी उसी साइड कट ले लिया तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हर साल एक्सीडेंट होने का रीज़न ही चारों इंडिकेटर बनते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ना यूज़ करें, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप फॉग ज़्यादा है रोड पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो एक लिमिटेड स्पीड रखें भाई, 30-40 मैक्सिमम 50। अगर आपको 50 मीटर तक का दिख रहा है तो 50 की स्पीड पे चलाएं, क्योंकि पता नहीं चलता इस एरिया में धुंध कम है, आगे 100 मीटर बाद क्या पता धुंध एकदम गाड़ी हो जाए। तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि अगर आगे कुछ आ जाए तो आप अपनी स्पीड को एकदम कम कर सके, ठीक है। स्पीड पे ये हो गया। दूसरी बात, शैम्पू आता है जो हम बालों में यूज़ करते हैं, शैम्पू कपड़े पे लगा के भाई, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा शैम्पू नॉर्मल सा, जैसे कि 1 रुपये का एक पाउच आ गया, कोई भी कंपनी का ले लो, ज़रूरी नहीं है कि इसे कोई एक ही कंपनी का। या सिर में जो यूज़ कर रहे हो उसको एक बार ऐसे पुश करके और कपड़े पे ले लो और उस कपड़े को ऐसे ऐसे रब कर दो भाई, वो शैम्पू कपड़े के अंदर चला जाए। फिर उस जहाँ शैम्पू रखा था उस एरिया से विंडशील्ड के अंदर उसको घुमाओ अच्छे से। ये नहीं कि जहाँ तुम चला रहे हो कि ज़्यादा नहीं, आराम से अच्छे से उसको स्क्रीन के अंदर डाइल्यूट करो कि स्क्रीन के अंदर लग जाए और वो आपको कोई पॉइंट ना बने जिससे आपका ध्यान भटके। वो बनाने के बाद अच्छे से रब करके उसको जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन, उस पर लग जाए। फिर आप गाड़ी यूज़ करो। और गाड़ी चलाते हुए
एसी जो होता है उसको बंद करके टेम्परेचर मिनिमम, जैसे पुराने टाइम पे नहीं आता था ब्लू पूरा रेड पूरा, रेड पूरा मतलब होता है हॉट और ब्लू पूरा होता है ठंडा, टेम्परेचर को मिड में सेट करके कि वो ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, और विंड स्क्रीन के ऊपर हवा को करके और चलने दो 1 पे। अगर नहीं है फॉग तो आपकी स्क्रीन पे नहीं जमा है कुछ धुंध से तो 1 पे, वरना 2-3 पे थोड़ी देर चला के उसको दोबारा 1 पे कर दो। ना वो आपको दिक्कत देगा कि भाई एकदम ज़्यादा गर्मी लग जाए आपको जैकेट निकालनी पड़े या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा। वो ये है कि टेम्परेचर मिनिमम बना रहेगा, जो आपने पहन रखा है वो आप पहने रहोगे। उसके बाद ये है कि फॉग नहीं जमेगा, आप ड्राइविंग अच्छे से कर पाओगे। बाहर से ये है कि भाई माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, भाई माइक्रोफाइबर नहीं है कोई बात नहीं, कॉटन का कपड़ा लो, जो पड़ना होता है गर्मी में हम लेते हैं, कोई ख़राब पड़ने को फाड़ लो। और स्क्रीन जहाँ भी आपके जैसे ही धुंध में हमारी गाड़ी खड़ी होती है तो बहुत सारी फॉग जम जाती है गाड़ी के ऊपर, आराम आराम से अच्छे से उसको रब मतलब करके और रब कर दो शीशे पे। वही है कि जो माइक्रोफाइबर होता है वो उसका भी यही काम है और कॉटन के कपड़े का भी यही काम है। माइक्रोफाइबर थोड़ी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है पानी को, कॉटन का कपड़ा थोड़ा टाइम लेता है। जहाँ 2-3 बार कॉटन का कपड़ा मारना पड़ेगा, माइक्रोफाइबर 2 ही बार मारना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो वो सोपेगा और फिर उसको पलट के दूसरी साइड से अच्छे से साफ कर दो। जब हमारी स्क्रीन साफ है, विंड स्क्रीन, फॉग के लिए हमने भाई हवा शीशे पे चला दी और फिर चला रहे हैं। और भाई ज़्यादा धुंध है तो हाई बीम कभी भी मत करो, क्योंकि हाई बीम जब हम करते हैं ना तो वो ऊपर की तरफ जाता है सारा एरिया, जो हम लाइट्स ऑन करते हैं उसका ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर पहले ही फॉग है, तो फॉग नहीं कटती कभी भी। कोई येलो बीम लगा लो या वाइट बीम लगा लो, कोई भी लगा लो, वो फॉग नहीं कटती, क्योंकि वो बहुत गाढ़ी होती है। कटता क्या है कि नीचे के एरिया में, जैसे ही ठंड नीचे स्टोर होती है और गर्मी हमेशा कमरे के ऊपर स्टोर होती है, ऊपर के एरिया में ज़्यादा होती है गर्मी, तो इसी तरह ठंड नीचे की तरफ है। तो जब हम लो बीम मारेंगे उस पर तो हमें रोड की दोनों साइड की पट्टी दिख जाएगी। जैसे कि ये वाइट पट्टी होती है रोड के बीच में और एक पट्टी होती है साइड में और एक साइड में। भाई अब मैं तो यही कहूँगा, रोड के बीच में चलाओ उस टाइम पे ज़्यादा फॉग है और आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो बीच सी में रोड पे चलाओ। जो बीच वाली पट्टी होती है छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा वाइट, उसके ऊपर गाड़ी को बीच में रखो, जहाँ वो पट्टी मुड़ रही है उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को मोड़ते रहो। थोड़ा अंदाजे से चलानी पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि हमें रोड दिखाई नहीं देता। अपना इस तरह गाड़ी को थोड़ा सा सेफली ड्राइव करो, स्पीड ज़्यादा ना करें फॉग में कभी भी जमे तो, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं हो पाती। ज़्यादा स्पीड में हम गाड़ी जब चलाते हैं तो वो कंट्रोल करने में थोड़ा सा टफ रहती है। यही है भाई। बाकी भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जैसे मैं करता हूँ फॉग में, या फिर जब हमें थोड़ा सा भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइट कम रोशनी दे रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मैं अपनी ही गाड़ी चला रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि भाई आए हुए हैं फैमिली में, उनकी भी गाड़ी चलानी पड़ जाती है, या किसी यार दोस्त की गाड़ी भी ड्राइव करनी पड़ जाती है। भाई मैंने मेरी गाड़ी की लाइट अपग्रेड करवा रखी है, क्या पता उन्होंने ना करवा रखी हो या मेरे से ज़्यादा करवा रखी हो। अगर नहीं करवा रखी होती तो फिर वो लाइट कम होती है, तो उसमें हम ये है कि अपनी ड्राइविंग को मिनिमम रखो जब तक आपको अपनी कार पे कॉन्फिडेंस ना फील हो। कार की स्पीड नॉर्मल रखो और अपने चलते रहो, चाहे गाड़ी खुद की हो चाहे दूसरे की हो। जब आपको अपनी व्हीकल पे, अपनी कार पे, बाइक पे कॉन्फिडेंस फील हो जाए कि मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ अब इस चीज़ को ड्राइव करने में या राइड करने में, तब उस चीज़ को अपनी एक नॉर्मल स्पीड पे चलने दो। रैश ड्राइविंग मत करो भाई। करते हैं, मैं खुद करता हूँ, पर मैं यही कहता हूँ जब तक आपको अपने व्हीकल पे कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा, रैश ड्राइविंग कभी भी मत करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जिस व्हीकल पे आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो इस व्हीकल पे भी सेम कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, क्योंकि कुछ टाइम चलाने के बाद आपको व्हीकल के प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं।
उस हिसाब से अपनी अपनी धीरे धीरे अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, ड्राइविंग करो भाई, क्योंकि आज का ऐसा दौर आ चुका है कि ड्राइविंग करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, बोथ जेंडर्स आर इक्वल फॉर मी। मैं तो यही कहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो या लड़की, अपने जीवन में डेली रूटीन को आसान करने के लिए आपको व्हीकल चलाना पड़ेगा, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, सब ज़रूरी है चलाना और पड़ता भी है। किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। जितनी भी लड़कियां मेरे को देख रही हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, चाहे वो आपके पापा हो, आपके हस्बैंड हो या आपके भाई हो। वो आपको ड्रॉप कर रहे हैं, आपको लेने आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत फील होगी। तो इसलिए एक ही सलाह दूंगा मैं तो भाई, अगर आप 18+ हो तो आप ड्राइविंग क्लासेस लो या राइडिंग लो, किसी से सीखो, चाहे जो आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, वो आपको ड्राइविंग सिखाएगा, उससे सीखो। उसके बाद कॉन्फिडेंसली अपनी ड्राइविंग को चलाओ। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना हो, स्पीड को मिनिमम से मिनिमम रखो, 30-40 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को रन करते रहो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कि आप 5 मिनट लेट हो या 6 मिनट लेट हो, कोई बात नहीं। स्पीड अपनी मिनिमम रखो, अपने चलाओ। कॉन्फिडेंस फील होने के बाद क्या इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप 5-10 मिनट लेट हो रहे हो तो आप 5-10 मिनट पहले निकल लो। एक दिन आप लेट हो गए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इतने टाइम लगता है वहाँ से वहाँ जाने में, तो 10 मिनट पहले निकल लो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि गाड़ी को भगा के ही पहुंचा जा सकता है। नॉर्मल चलो, मैं तो यही कहूँगा। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑल इज वेल। यह इनोवा हाइब्रिड, यह भी अच्छी गाड़ी है टोयोटा की। ZX टॉप मॉडल है भैया, 29 लाख रुपए समथिंग की पड़े। सीटिंग वही है क्रिस्टा वाली, हाइब्रिड इंजन है, वैसे पेट्रोल है यार। इसका एक बेनिफिट है क्रिस्टा से, यह 15 साल के लिए है। अब ये दिल्ली NCR में थोड़ा सा हो रखा है रूल कि डीजल गाड़ी सिर्फ 10 साल चलेगी, पर पेट्रोल गाड़ी है वो आपकी 15 साल चलेगी। तो हाइब्रिड में ये ऑप्शन मिल जाता है कि डीजल की डीजल, हाइब्रिड में एवरेज अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये 50% बैटरी और 50% ये पेट्रोल से चलती है। तो बैटरी से और दोनों का मिला के ये है कि एवरेज ठीक ठाक 19-20 का एवरेज निकाल देती है। तो बात वही डीजल वाली आगे हो जाती है, 15 साल वैलिड होते हैं ये। और मेन टोयोटा इंजन, टोयोटा वालों ने टाई अप में मारुति को दे रखे इनविक्टो, इनोवा का सेम मॉडल है। टोयोटा 30,000 रुपये महंगी है, इनविक्टो 30,000 रुपये सस्ती है। ये फ़र्क है, बम्पर और पीछे का थोड़ा है, बाकी चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, अच्छे व्हीकलों में काउंट होते हैं ये। और इनोवा का तो शुरू से नाम है, पर थोड़ी सी बदनाम इसलिए है क्योंकि ये जैसे कि टैक्सी में चलती है, तो पब्लिक जो प्राइवेट व्हीकल लेना चाहते हैं वो इनोवा लेते नहीं है। बट बेस्ट इन सेगमेंट, अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है और कंफर्ट में चाहिए कम बे उस पे, तो इनोवा अच्छा है, वो है, थकता नहीं है आदमी इसको चला के। जैसे क्रिस्टा कामयाब है, और भाई इनोवा जो स्टार्टिंग में आई करती, लोगों ने 10-10 लाख किलोमीटर चलाई है, उसके बाद भी उन वे चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ है चीज़, तभी तो वो चला रहे हैं ना। 10 साल 15 साल पुरानी भी बेचें तो भी ये जैसे कि हमारी नॉर्मल है मारुति की हुई है, इनका कोई रेट नहीं मिलता 10 साल बाद। पर टोयोटा का खाली इंजन ही 1-1.5 लाख रुपया बिक जाता है, और बॉडी स्क्रैप में कटवाने के बाद भी अच्छे खासा इसका वो मिल जाता है रेट रीसेल में। भाई रीसेल फॉर्चूनर ये है, इनोवा, इनकी रीसेल बहुत बढ़िया अच्छी रीसेल है।
भाई सफारी रीसेल नहीं है, स्कॉर्पियो की रीसेल है। यही 2016-17 मॉडल, 15 मॉडल भी लेने जाएं तो वही 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख की समथिंग में मिल रही है। 16-17 मॉडल जिसमें कि जो उससे पुराना इंजन आता था एमोक, जो पुरानी गोल्ड लाइट वाला, वो भी अगर लेने जाएं 2011 मॉडल या 10 मॉडल तो वो भी 3.5-4 लाख रुपए का मिलता है, जिसमें वो अच्छी खासी चलाई हुई भी होती है। तो रीसेल है इनकी भाई। बाकी भाई रीसेल तो वही बात है, जो बेचने जाओ तो महंगी बेचना चाहते हो, खरीदने जाओ तो सस्ती खरीदनी है। बाकी आज के टाइम पे सेकंड हैंड जो कार मार्केट है उसकी बिल्कुल डाउन जा रखी है। वो कोई नया बंदा सेकंड हैंड गाड़ी ले, मतलब पैसा डाल के डालना ही पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि थोड़े पैसे दिए और EMI पे नहीं ले ली। जब से फाइनेंस का ज़्यादा मैटर हुआ है, क्योंकि हर शोरूम में इजीली फाइनेंस हो जाता है। इनका ऐसे ही चल रहा है भाई आज के टाइम पे। तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ मिलती पता नहीं, कोई खरीद भी नहीं रहा और फिर भी बहुत महंगी बिक रही है। मेन बात ये, कोई खरीदने भी जा रहा है तो जितने की वो खरीद रहा है 2-4 लाख ऊपर डाल के वो नहीं खरीद सकता है। इतना ही फर्क आ रहा है। बाकी यार NCR दिल्ली से तो बहुत दूर पड़ता है, रोहतक हिसार तक NCR में डाल दिया। मतलब देखिए जो कम चलाते हैं व्हीकल उनकी गाड़ियों का बिगड़ता ही क्या है 10 साल में भाई। 10 साल में गाड़ी 55-60 हज़ार किलोमीटर चली है तो कुछ नहीं बिगड़ता। वो नई लेंगे वो नई भी खड़ी रहेगी। तो इससे अच्छा आप गाड़ी की एज ना देख के आप गाड़ी का इंजन देखो कि वो पोल्यूशन कितना कर रहा है। ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो भाई उसको बैन करो, नहीं कर रहा तो बैन क्यों कर रहे हो। अब BS4 2020 मॉडल 20 तक आया है BS4 इंजन। अब दिल्ली में लेके घुसते हैं BS4 इंजन को तो वो घुसने ही नहीं देते। 20,000 रुपये का चलान है। अब किसी ने क्या 4 साल चलाने के लिए गाड़ी ली थी, क्या करे वो बंदा। वो बेचने जाए तो वो सस्ती बिकती हैं, बेचारे कहाँ बेचे। 2020 में भी जिसने खरीदी हैं दिसंबर तक BS4 इंजन आए हैं। 2021-22 तक BS4 आए हैं क्रेटा में। भाई क्या ही करे, अच्छी बात तो है नहीं गवर्नमेंट की है। बाकी जो अब उनका रूल है उसका कर क्या सकते हैं भाई। गवर्नमेंट है, कुछ भी रूल नया निकाल सकती है। हम तो आम आदमी है ना, आम आदमी मैंगो पीपल भाई। आम की तरह चूस के और गुठली को भगा दो, यही तो हो रहा है। टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं ना। हम इंजॉय भी नहीं कर सकते अपने व्हीकलों को या अपने जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर बंदा इंजॉय नहीं कर पा रहा तो करे क्या। गलत चीज़ है भाई। कोई हो देख रहा हो इसको तो इस रूल को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाओ, कुछ तो करो। वरना तो भाई आगे आगे लोग बसों में ही चलेंगे। पर्सनल व्हीकल लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कंपनियों ने वही बात कर रखी है, 1-2 साल चलाओ और बेच दो। 20 लाख रुपए का व्हीकल 2 साल चलाने के लिए लेता है क्या कोई। चलो कोई नहीं, आज मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई कि फॉग में गाड़ी कैसे चलाएं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे अपने गाड़ी को सेफली आप ड्राइव कर सकते हो। वुमेन के लिए ये बताया मैंने कि आप भाई किसी पे डिपेंड मत रहो। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए आप अपना व्हीकल सीखो, स्कूटी सीखो या गाड़ी सीखो। हस्बैंड से सीख लो, पापा से सीख लो या भाई से सीख लो, कोई उसमें दो राय नहीं है। सीखो, चलाओ, कंफर्टेबली चलाओ। जब तक आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा कम से कम स्पीड पे चलाओ। 30-40 स्पीड बहुत होती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। राम राम।